फ्रिक्शन पढ़ते हैं। कोई कार है या कोई ट्रक है, जब वो ब्रेक लगाता है तो गाड़ी रुक जाती है। तो ब्रेक लगाता है तो आखिर कौन सा फोर्स है जो उनके बीच में काम करता है, ब्रेक और व्हील के बीच में या व्हील और रोड के बीच में? वो कौन सा फोर्स है जो रोकता है उन्हें? हम लोग जब भी बाइक चलाते हैं और अचानक से ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है तो हमें अचानक से ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। कभी भी साइकिल चला रहे हैं और कोई अचानक से सामने आ गया तो हमें ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यदि हम फेंक देते हैं किसी दूसरे सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे या किसी टेबल के सरफेस पे, तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। जबकि हम देखते हैं कि उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रुक जाता है। तो आखिर क्यों रुकता है? वो कौन सा फोर्स है जो उन्हें रोकता है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि हम रोड पे चल रहे हैं और कोई केला खाकर उसका जो कवर है उसको फेंका हुआ है, केला का छिलका, तो बनाना पील पर पैर रखते ही हम स्लिप कर जाते हैं। तो आखिर क्यों स्लिप कर गए, इसके बारे में भी पता चलेगा इस चैप्टर में। किसी भी वेट सरफेस पे, वेट फ्लोर पे, जैसे कि मान लो कि घर धुला हुआ है या कोई ऑयल वगैरह कहीं पे गिरा हुआ है, कहीं डिटर्जेंट गिरा हुआ है झाग के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में, या कोई स्मूथ सरफेस है, बारिश हुई है या बर्फ पे हम लोग चलते हैं, आइस पे मूव कर रहे हैं मान लो, तो चलना मुश्किल क्यों हो जाता है? इस बारे में भी कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इन सब के पीछे, ये जितनी घटनाएं हम लोग देखे थे, इन सब के पीछे क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि जैसे ही हम कार में या ट्रक में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक और व्हील के बीच में एक्ट हो जाता है। फिर जैसे ही व्हील रुक जाती है तो वो मतलब स्टॉप हो जाती है, तो फिर किसके बीच में एक्ट हो जाता है? टायर का सरफेस और रोड का सरफेस। टायर के सरफेस और रोड के सरफेस में एक्ट हो जाता है और तुरंत मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है और गाड़ी रुक जाती है। ट्रैफिक सिग्नल देखते ही जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या साइकिल रोकना चाहते हैं तो भी यही फ्रिक्शन हमें रोकने में मदद करता है। किसी भी सरफेस पे कोई भी चीज हम थ्रो करते हैं, मान लो कि इस बुक को हमने टेबल पे थ्रो किया तो ये कहीं ना कहीं जाके रुक गया। क्यों रुका? कोई ना कोई फोर्स है जो कि इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। उसी फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बनाना पील पर जैसे ही पैर रखे और हम फिसल के गिर गए, तो फिसल के गिर गए तो क्यों गिरे? क्योंकि जितना सफिशिएंट फ्रिक्शन हमें चाहिए चलने के लिए वो बनाना पील के कारण रिड्यूस हो गया, हमें नहीं मिला उतना फ्रिक्शन। हमें रोड पर चलने के लिए भी एक सफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए और बनाना पील पर कदम रखते ही वो सफिशिएंट फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाता है और हम गिर जाते हैं। कहीं भी स्मूथ वेटेड सरफेस है तो वो क्या होता है? उसमें मिनिमम फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जो कि हमारे नॉर्मल वॉकिंग के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए हमें स्मूथ एंड वेट सरफेस पे चलना मुश्किल होता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यदि तुमने मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए कोई फोर्स लगा रही हो तो उस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वो लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे इस टेबल पे कोई बुक है तो हम इसको हम आगे की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? हमारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन के भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है या अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन लगता है। क्लियर है? और दो सरफेस के बीच में लगता है। वो कारण क्या है अभी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा देखो, ये बुक है, बुक का निचला सरफेस और टेबल का ऊपर का सरफेस, इन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस के बीच में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिनसे फ्रिक्शन को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? ना, फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो सरफेस जो कांटेक्ट में आते हैं, देखो ये अभी दिखाया गया है, सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल। हमें दिखने में ये प्लेन लगते हैं ऊपर से क्योंकि हम नॉर्मल आई से देख रहे हैं। यदि हम बिल्कुल ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके सरफेस के बीच में इररेगुलरिटी है। और जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखा रहता है, टेबल पे कोई बुक रखी रहती है, तो उनकी इररेगुलरिटीज आपस में लॉक हो जाती है। जैसे ये जिगजैग स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जिगजैग स्ट्रक्चर,
तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर को हम इरेगुलरिटी कहते हैं। ऊपर वाला सरफेस ब्लू कलर में सरफेस ऑफ बुक है और नीचे ब्लैक कलर में ब्राउन कलर में सरफेस ऑफ टेबल है। तो टेबल का सरफेस और बुक का सरफेस में इरेगुलरिटी है, तो ये इरेगुलरिटी आपस में लॉक हो जाती है और इसी इरेगुलरिटी के कारण फ्रिक्शन लगता है और कोई कारण नहीं है। और ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे कि इरेगुलरिटी को बिल्कुल खत्म किया जा सके। यदि संभव होता तो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाता, लेकिन दुनिया में कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता है। फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको ज्यादा घिस घिस के हम थोड़ा और कम कर सकते हैं, लेकिन इरेगुलरिटी को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए फ्रिक्शन को पूरा खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता है। तुम ऑयल गिरा देते हो सरफेस पे तो थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाता है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑयल जाके इरेगुलरिटी को भर देता है। तो फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं उनके बीच की इरेगुलरिटी है, उन्हीं के चलते फ्रिक्शन लगता है। Even those surfaces which appear very smooth have large number of minute irregularities on them. जो हमारी आंखों से इरेगुलरिटी दिखती है वो तो दिखती है, लेकिन जो सरफेस ज्यादा स्मूथ लगते हैं, जैसे प्लाईवुड स्मूथ दिखता है, जैसे सनमाइका स्मूथ दिखता है, या ये पत्थर या टाइल्स स्मूथ दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनमें भी इरेगुलरिटी होती है, थोड़ा कम होती है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन इरेगुलरिटी होती है। क्योंकि बिल्कुल इरेगुलरिटी खत्म हो जाती तो वो सरफेस फ्रिक्शनलेस हो जाता। अब तुम खुद सोचो कि टाइल्स का बहुत बड़ा घर है, उसमें कोई बॉल फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा ही रुकेगा, मतलब कि फ्रिक्शन है। ठीक है? और फ्रिक्शन लगता क्यों है? क्योंकि वो इरेगुलरिटीज ऑफ दो सरफेस जो है, दोनों सरफेस की इरेगुलरिटीज आपस में जाकर लॉक हो जाती है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. यदि हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चलने लगे, जैसे ये बुक रखा हुआ है टेबल पर और हम चाहते हैं कि ये चलने लगे, तो हमें उतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम कर जाए। वो इंटरलॉकिंग लॉक होने के बाद जो जितना अपोजिंग फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी वो चल पाएगा। क्लियर है? On rough surfaces there are a large number of irregularities, so the force of friction is greater on the rough surfaces. यदि हम रोड की बात करें, और ठीक है प्लेन रोड है, बढ़िया रोड है तो ठीक है, जो खराब रोड रहते हैं ना उनमें और इरेगुलरिटीज होती है। गाड़ी चलती है तो धड़ 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 बॉडी करने लगता है। तो ज्यादा इरेगुलरिटी मतलब ज्यादा फ्रिक्शन, कम इरेगुलरिटी कम फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन होता है इरेगुलरिटी के चलते। दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटी के कारण फ्रिक्शन लगता है, यह बात सत्य है। लेकिन यदि हम उनको प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे या प्रेशर जनरेट करेंगे, या उनके ऊपर कोई बैठ जाएगा प्रेशर जनरेट करने लगेगा, ऐसा फोर्स लगाएंगे कि उनके बीच में ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो वो इंटरलॉकिंग जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाती है। जैसे इस चटाई को खींचना आसान है जब इस पर कोई भी नहीं बैठा है, लेकिन इसी चटाई पे यदि कोई बैठ गया तो उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग थी उनको ज्यादा मजबूती मिल गई। समझ में आया? इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन होता है, लेकिन यदि कोई ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लगा दिया इस तरीके से कि इंटरलॉकिंग को और ज्यादा सपोर्ट मिल गया, तो फ्रिक्शन और ज्यादा हो जाएगा। इस टेबल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, लेकिन यदि हम बैठ गए इस टेबल पे तो उसे खींचना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो उसको चलाना मुश्किल होता है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और कोई ऑब्जेक्ट यदि पहले से चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखना आसान होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उनके सरफेस के बीच में प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो चुकी होती है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है और उस समय हम फोर्स लगाते हैं और उस समय जो फ्रिक्शन, उस समय तो प्रॉपर इंटरलॉकिंग है ना, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है ऑब्जेक्ट के सरफेस और अर्थ के सरफेस के बीच में, उस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। On the other hand, force required to keep the object moving with the same speed to measure sliding friction. और यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से स्लाइड कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा किसी दूसरे सरफेस पे, तो अब उनके सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो दो फ्रिक्शन हमें पता चल गया, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक अवस्था में है, स्टैटिक पोजीशन में है, स्टैटिक सिचुएशन में है,
और उस पर फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और कोई स्लाइड कर रहा है किसी दूसरे सरफेस पे तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इन कंपेयर्ड विथ कोई ऑब्जेक्ट पहले से स्लाइड कर रहा हो। क्यों? क्योंकि when the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. जब ऑब्जेक्ट एक बार स्लाइड कर जाता है तो उनके कॉन्टेक्ट सरफेस को लॉक होने के लिए प्रॉपर समय नहीं मिलता है कि फिर से वो जाके लॉक हो जाए। वो लगातार स्लाइड करता रहता है, ऊपर ऊपर ही स्लाइड करता रहता है, उनके बीच में पूरा जाके फिक्स नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो लॉकिंग संभव नहीं हो पाती है जब ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो स्लाइड के समय इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। So the sliding friction is slightly smaller than the static friction, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में प्रॉपर इंटरलॉकिंग हो जाती है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है, उतना टाइम उनके सरफेस में नहीं मिल पाता है कि वो जाकर इंटरलॉक हो पाए। इसीलिए इट इज इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट से मूव कराना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो पहले से मूव कर रहा है उसको मूव कराना, मेंटेन रखना मोशन में आसान है। फ्रिक्शन जो है कभी कभी बहुत जरूरी है और कभी कभी बहुत ज्यादा समस्या भी करता है। फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो रिड्यूस भी करना पड़ता है, बहुत दिक्कत कर देता है। तो कभी कभी बहुत जरूरी है। कब जरूरी है? पहले जरूरी वाला देखते हैं, फिर देखेंगे कि ये नुकसान कैसे करता है। यदि हम हाथ में ग्लास लेते हैं, हाथ में ग्लास की बनावट ऊपर की ओर देखे हो, थोड़ा कौन टाइप की होती है, और बिल्कुल समझो कि ग्लास सिलिंड्रिकल है, बिल्कुल सिलिंड्रिकल है और स्लिपी है, उस पर ऑयल लगा हुआ है, तो ग्लास हाथ से छूट जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन लेस हो गया, उस पर ऑयल लगा हुआ है। बिना फ्रिक्शन के हम ग्लास से पानी भी नहीं पी सकते। इसीलिए ग्लास का जो डिजाइन है ऊपर की ओर थोड़ा सा कौन टाइप का बनाया जाता है, थोड़ा ज्यादा डायमीटर बढ़ाया जाता है, या प्योर सिलिंड्रिकल भी है तो उसका थोड़ा सा फ्रिक्शन मतलब थोड़ा हाई रहता है, इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन रहता है कि हम ग्लास को पकड़ सकते हैं। यदि फ्रिक्शन थोड़ा कम भी है तो हम उस पर प्रेशर जनरेट कर देते हैं हाथ से दबा के, ताकि ग्लास हाथ से छूट न जाए, जैसे शीशे विशे का ग्लास है। तो कहीं कहीं फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई रास्ता है जो कि भीगा हुआ है, बारिश हुई है, कीचड़ हुआ है और फिसलन बहुत ज्यादा है, तो कभी भी यदि मडी रास्ता है, यदि कीचड़ है रास्ते में, यदि फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है तो वहां पर चलना मुश्किल हो जाता है। कोई मार्बल फ्लोर है और अभी धुलाई हो रही है, उसकी सरफ वरफ चारों तरफ फैला हुआ है, वाटर फैला हुआ है, वेटेड है वो, तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो हमें वॉक करने के लिए, हमें चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। Where there is no friction, there is never possibility, there is no possibility of walking. तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। यदि फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम पेन से लिख नहीं पाते, पेंसिल से लिख नहीं पाते, क्योंकि पेन को पकड़ने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेंसिल से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन के चलते ही पेंसिल पेज पे लिखता है। यदि टीचर के चौक में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। ये रफ सरफेस ही है जिसके चलते कि चौक के कुछ पार्टिकल चौक से निकल जाते हैं और ब्लैक बोर्ड में चिपक जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमने लिख दिया जो लिखना था। तो हम चौक से लिख भी तभी पाते हैं जब फ्रिक्शन होता है। मान लो कि कील को ठोक रहे हैं और कील का सरफेस जो है या हथौड़े का सरफेस जो है बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, तो हम नहीं ठोक पाएंगे, तुरंत फिसल के और हमारा हाथ जख्मी हो जाएगा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट होता है, उसका मोशन शुरू होता है, तो वो कभी स्टॉप नहीं हो सकता यदि फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो स्टॉप तो तभी होगा जब उसको अपोजिट में, मोशन के अपोजिट कोई फोर्स लगेगा, और ये फोर्स ज्यादा फ्रिक्शन ही लगाता है। क्लियर है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उसको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलता है, उस पर फ्रिक्शन काम नहीं करता है। यदि पूरे सरफेस को यदि हम फ्रिक्शनलेस बना देते हैं तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, और ना ही हम चल पाएंगे, मूव कर पाएंगे। इसीलिए कभी कभी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। यदि टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कोई भी ऑटोमोबाइल मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए टायर और रोड के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन दी जाती है। बिना फ्रिक्शन के वो कहीं टर्न भी नहीं हो पाएगा, मूव भी नहीं पाएगा। इसीलिए टायर और रोड के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए उनके टायर में मतलब
वैसा डिजाइन रहता है उनका। हाँ, रफ सरफेस रहता है ताकि उनका ग्रिप बन सके रोड के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट हो पाए। बिना फ्रिक्शन के, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड। बिना फ्रिक्शन के कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। बिल्डिंग को बनाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। एक ईंट पे दूसरा ईंट रखा हुआ है और स्लिप कर जाए तो बिल्डिंग बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जो प्लेयर्स होते हैं उनके शूज के नीचे भी वैसा डिजाइन दिया जाता है, रफनेस बढ़ाई जाती है ताकि उनका फ्रिक्शन प्रॉपर जनरेट हो पाए और वो अच्छे से दौड़ पाए और जब जरूरत हो तो रुक भी पाए। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा फायदा नहीं करता, फ्रिक्शन कभी कभी नुकसान भी करता है और कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जैसे जहां भी फ्रिक्शन होता है कहीं कहीं बहुत ज्यादा घिस जाता है, मटेरियल का वियर एंड टियर कर देता है, मटेरियल को बर्बाद कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है। कभी कभी तो हम जल्दी नहीं सचेत होते हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज नहीं करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर देगा। जैसे इंजन में इंजन ऑयल नहीं डालो तो तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देगा। मशीन में प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा तो मशीन तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देगा। तो फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। हम लोग हाथ को क्यों रब करते हैं? हीट पैदा करने के लिए। जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो हाथ को रब करते हैं। क्लियर है? तो फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होता है। ठीक वैसे ही मशीन में भी फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए मशीन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। बहुत बड़ी स्पेशल व्यवस्था होती है, नहीं तो मशीन गर्म होकर और ख़राब हो जाएगा। क्लियर है? जनरेटर में देखे होगे रेडिएटर लगा रहता है, कार वगैरह में भी रेडिएटर लगा रहता है। कार वगैरह 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर चली गई तो ठीक है। किसी किसी कार को 300-400 किलोमीटर चलना होता है और रेडिएटर काम नहीं किया तो कार में आग लग जाएगी, इतना हीट होता है। तो फ्रिक्शन हीट भी जनरेट करता है। हम लोग माचिस जलाते हैं तो क्या होता है? माचिस में बारूद होता है और जहां रगड़ते हैं वो सरफेस फ्रिक्शन फुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रफ होता है, रफ सरफेस होता है और उस पर रगड़ते ही उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है बारूद को और माचिस की तीली जल जाती है। समझ में आया? जैसे मसाला पीसे हो गए मिक्सिंग जार में, मिक्सचर में पीसे हो ना मसाला, तो उसमें क्या होता है? बहुत तेज़ी से वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि फ्रिक्शन से हीट पैदा होता है। क्लियर है? और ये हीट एक टाइप की एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी कहां से मिली? हीट एनर्जी वहां से मिली जिसके चलते मशीन चल रहा है। मशीन में हमने डीजल डाला, डीजल हमने डाला कि मशीन हमारा काम करेगी, चाहे पंपिंग सेट हो या कोई अदर मशीन हो, चाहे मोटर बाइक हो या मोटर कार हो। हम अपने पर्पस के लिए, यूजफुल वर्क के लिए हमने फ्यूल डाला है, लेकिन हीट होके बहुत सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है। वो हीट एनर्जी भी तो वहीं से मिला। एनर्जी कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो केवल चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। तो हमने जब डीजल डाला तो डीजल ही उसको मूव भी करेगा और डीजल ही अनयूजफुल एनर्जी हीट में प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ आया? इसीलिए हमें फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ती है कि कम से कम फ्रिक्शन रखो। बाइक की सर्विसिंग होती है, क्यों होती है? उसमें इंजन ऑयल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन के चलते वियर एंड टियर नहीं हो उसके अंदर, इंजन के अंदर। ठीक है? तो कभी कभी हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करने की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी फ्रिक्शन रिड्यूस करने की भी जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि यदि गाड़ी का टायर रफ नहीं होगा तो प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं होगी रोड के साथ, क्योंकि इसको हेवी लोड लेके चलना होता है तो ये स्लिप करने लगेगा रोड पे। यदि प्लेयर का, जो फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, उस प्लेयर का शूज में प्रॉपर रफनेस नहीं रहेगा तो वो स्लिप कर जाएगा और उससे उसको इंजरी हो सकती है, पैर में मोच आ सकता है या पैर टूट सकता है। तो इस एग्जांपल में क्या करना पड़ा? हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ा। जब हम साइकिल का ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है? साइकिल का ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक पैड जो होता है वो रबर का बना होता है और वो व्हील के बीच में जाके चिपक जाता है, जिससे कि फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, धीरे धीरे उसके मोशन को रिड्यूस करता है। I've seen that कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स। जो कबड्डी प्लेयर होते हैं बार बार देखे होंगे कि धूल में अपना हाथ रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? कि फ्रिक्शन प्रॉपर बना रहे ताकि जो अगली टीम का बंदा आए उनके पास तो आराम से पकड़ सके, स्लिप नहीं करे उनका शरीर। क्लियर है? तो कभी कभी फ्रिक्शन जरूरी होता है, हमें फ्रिक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी फ्रिक्शन घटाना पड़ता है। कैरम बोर्ड देखे होंगे, कैरम बोर्ड में हम लोग पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं पाउडर? जो स्ट्राइकर है या गोटी है वो स्मूथली मूव करे। क्लियर है?
बाइसिकल हो या मोटर बाइक हो या ये सीलिंग फैन हो, क्या होता है, इसके मूविंग पार्ट में हम लोग बॉल बियरिंग लगाते हैं। बॉल बियरिंग किस लिए लगाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो पाए। क्लियर है? बॉल बियरिंग में भी ग्रीसिंग करते हैं। दरवाजे में जो हिंजेस होते हैं वो स्मूथली मूव करने के लिए लगाए जाते हैं। बाइसिकल या मोटर मैकेनिक जो होता है वो ग्रीसिंग करता है मूविंग पार्ट्स में। क्यों करता है? क्योंकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर? देखो, तो ऑयल हो या ग्रीस हो या सल्फाइड हो, ये क्या करते हैं, जो दो सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिनके घिसने से हमें नुकसान हो सकता है, उनके बीच में ये तीसरा लेयर जनरेट कर देता है, जिससे कि उनका इंटरलॉकिंग कम से कम हो सके। इंटरलॉकिंग में जाके कौन बैठ जाता है? इंटरलॉकिंग में जाके जो ऑयल या ग्रीस है, जो लुब्रिकेंट है, वो जाके गैप को भर देता है और एक तीसरा लेयर बना देता है, जिससे कि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके। और इससे क्या होता है, इरेगुलरिटी ज्यादा अवॉइड होती है, फ्रिक्शन कम होता है। जो सब्सटेंस हम लगा रहे हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसे लुब्रिकेंट्स कहते हैं, याद रखना। देखो, सभी मशीनों में ऑयल का यूज नहीं करते लुब्रिकेंट्स के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। कभी कभी एयर भी सफिशिएंट होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। किसी ने कहा है कि दुनिया का सबसे महान डिस्कवरी थी व्हील की डिस्कवरी। व्हील डिस्कवर होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया था। तो जो व्हील्स के बीच में फ्रिक्शन लगता है ना, व्हील्स के कारण, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने पर लगता है, घसीटने पे, खींचने पे। और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि व्हील्स जो होते हैं ना, व्हील्स के रोल करने को, चलने को हम रोलिंग कहते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। जैसे मान लो कि ये सूटकेस को घसीट के ले जाते तो ज्यादा मेहनत लगता, लेकिन नीचे ट्रॉली लग गई, व्हील्स लग गए, तो आराम से ले जाया जा सकता है। तो अभी जो सिचुएशन है, इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी वेरी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस पे रोल कर रहा होता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है? रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इट ऑलवेज इजियर टू रोल देन द स्लाइड। स्लाइड करने से रोल करना काफी आसान होता है। क्लियर है? इसीलिए व्हील्स को ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कहा जाता है मैनकाइंड का, इंसानियत का। देखो, तो जो फैन हमारे लगे होते हैं ना, नीचे कवर लगा रहता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। एक्चुअल में अंदर बॉल बियरिंग लगी होती है और इनके अंदर ग्रीसिंग होती है, काफी कम फ्रिक्शन लगता है इनके बीच में। अब देखो, फ्लूइड फ्रिक्शन। सबसे पहले फ्लूइड किसको कहते हैं? द मटेरियल विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो, जिसको फ्लो करने की टेंडेंसी हो, जिसको बहने की टेंडेंसी हो, जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं हो। पानी को नीचे रखेंगे बह जाएगा, हवा को खुले में छोड़ देंगे बह जाएगा। तो गैस और लिक्विड दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो चाहे गैस हो या लिक्विड हो, चाहे हवा हो या पानी हो, ये दोनों बहुत ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। कभी 80-90 के स्पीड में बाइक चला कर देखना कितना ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स लगता है, कितना ज्यादा फ्रिक्शन लगाते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। फ्लूइड द्वारा जनरेट किए गए फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। तो ये जो ड्रैगिंग फोर्स है या फ्लूइड द्वारा लगाया गया फ्रिक्शनल फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है, और फ्लूइड की मटेरियल पे, नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे वाटर है और हनी है, तो हनी में ज्यादा विस्कोसिटी होती है, हनी ज्यादा प्रेशर, हनी ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा, हनी में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। कोई भी फ्लूइड है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। अब मान लो कि किसी का, जैसे आजकल बसें हैं, बसों का जो आगे का शेप है वो बिल्कुल चिपटा रहता है, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। लेकिन एरोप्लेन का शेप क्यों ऐसा होता है? स्ट्रीमलाइन। आगे जाके साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा शेप डिजाइन किया जिससे कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके, और उसके लिए उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि चिड़िया हवा में कैसे उड़ जाती है इतनी आसानी से, मछली कैसे तैर जाती है, इतना नीचे तक डुबकी लगा लेती है। तो चिड़िया हो या मछली हो, इनके शेप के डिजाइन को क्या कहते हैं? शेप या डिजाइन को स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। तो इसीलिए एरोप्लेन का स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि कम से कम फ्रिक्शन लगे हवा का। क्लियर है? तो अब धीरे धीरे सारे बस वगैरह सब स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर हो जाएंगे, क्योंकि बस को बहुत स्पीड में नहीं चलना होता है, इसलिए वैसा स्ट्रक्चर होता है। जिनको बहुत तेज चलना होता है, जैसे जो पनडुब्बी होती है उसको पानी के अंदर डूब के बहुत तेज चलना होता है, या जो सीप होती है उसको बहुत तेज चलना होता है, तो सीप का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, पानी को आराम से काट सके। क्लियर है?
तो फ्रिक्शन होने से एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, इसीलिए एरोप्लेन का ऐसा बर्ड की तरह स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो सके और एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके, बर्बाद नहीं हो। क्लियर है?